आज की हमारी चर्चा शिक्षा और सीखने के एक ऐसे आइडिया पर है जो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। एक ऐसी क्लास की कल्पना कीजिए जहां टीचर लेक्चर नहीं दे रहा, जहां ज्ञान सीधे किताब से निकलकर आपके दिमाग में अपनी जगह बना रहा है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना, लेकिन यही वो क्रांतिकारी विचार है जिसे शिवा नारायण अपने शोध पत्र रोल ऑफ मदर बुक इन लेनोग्राफी में सामने रखते हैं। बिल्कुल, आज हम इसी सोच की गहराई में उतरेंगे और लेनोग्राफी और मदर बुक के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर ये मदर बुक भला क्या है, ये हमारी आम किताबों से इतनी अलग क्यों है, और सबसे जरूरी, ये सीखने की प्रक्रिया को हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से कैसे जोड़ती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। क्या वाकई बिना पढ़ाए सीखना मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो ये मदर बुक, या जिसे स्पेक्ट्रम बुक भी कहा गया है, वो ऐसा क्या जादू करती है? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो शायद हमारे सीखने और सिखाने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दें। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये मदर बुक है क्या? शोध कहता है कि इसे स्पेक्ट्रम बुक भी कहते हैं और ये लर्नोग्राफी की बुनियाद है। हाँ, लर्नोग्राफी यानी ज्ञान को दिमाग तक पहुंचाने का एक, आप कह सकते हैं, एक नया ढांचा। और यहीं पर इसका सबसे बड़ा फर्क छिपा है। देखिए, हमारी पारंपरिक किताबें जानकारी से भरी होती हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए हमें एक टीचर की जरूरत पड़ती है जो उन्हें समझाए, उनकी व्याख्या करे। बिल्कुल, मदर बुक इस बीच वाले आदमी को, यानी व्याख्या को ही हटाने की कोशिश करती है। इसका मकसद है सीखने वाले के दिमाग और किताब के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाना। एक मिनट, लेकिन क्या अच्छी पारंपरिक किताबें भी यही करने की कोशिश नहीं करती? अच्छे लेखक भी तो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उनका आधार व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन होता है। मॉडर्न बुक का आधार है संरचना, यानी आर्किटेक्चर। व्याख्या और संरचना, इसमें क्या फर्क है? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक कुर्सी बनानी है। एक पारंपरिक किताब आपको बनी बनाई सुंदर कुर्सी की तस्वीर दिखाएगी और उसके बारे में बताएगी, लेकिन मॉडर्न बुक आपको कुर्सी बनाने के लिए जरूरी सारे पुर्जे, पेंच और उन्हें जोड़ने की स्टेप बाय स्टेप गाइड देगी, जैसे आइकिया की इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है। बिल्कुल, क्या बढ़िया एनालॉजी है। तो मतलब पारंपरिक किताब आपको क्या दिखाती है और मदर बुक आपको कैसे सिखाती है? सही पकड़ा आपने। तो छात्र सिर्फ जानकारी को पढ़ या सुन नहीं रहा, बल्कि उस जानकारी से कुछ बना रहा है। वो सिर्फ एक दर्शक नहीं है, वो एक बिल्डर बन जाता है, अपने ज्ञान की इमारत का आर्किटेक्ट। और जब आप खुद कुछ बनाते हैं तो उस पर आपकी ओनरशिप हो जाती है। एग्जैक्टली। इसीलिए लेक्चर पर निर्भरता कम होती है और छात्र ज्यादा आत्मनिर्भर यानी ऑटोनॉमस बनता है। इस रिसर्च में एक शब्द बार बार आता है, ब्रेन पेज। ये सुनने में काफी दिलचस्प लगता है। ये ब्रेन पेज क्या है? ब्रेन पेज इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा है। शोध के मुताबिक ये दिमाग के अंदर ज्ञान का एक न्यूरल नक्शा है। न्यूरल नक्शा? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि आप किसी शहर के बारे में सिर्फ सड़कों के नाम नहीं जान रहे, बल्कि अपने दिमाग में उस शहर का पूरा गूगल मैप्स बना रहे हैं, जिसमें हर गली, हर मोड़ और हर शॉर्टकट आपको पता हो। तो ये गूगल मैप्स दिमाग में बनता कैसे है? मुझे ये भी शक है कि कहीं ये रट्टा मारने का एक नया फैंसी नाम तो नहीं, क्योंकि परिभाषाओं को लिखने की बात हो रही है। बुक से कुछ लिखता है तो उसके दिमाग में एक साथ कई बत्तियां जल रही होती हैं। ये एक मल्टीटास्किंग ऑपरेशन है। मल्टीटास्किंग ऑपरेशन दिमाग के अंदर? हाँ, इसे एक टीम की तरह सोचिए। दिमाग का एक हिस्सा, जिसे टेम्पोरल लोब कहते हैं, वो उस शब्द का मतलब समझ रहा है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का ये मतलब है, वो मैनेजर है। ठीक है। दूसरा हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरा ध्यान लगा रहा है। चलो इस पर फोकस करते हैं, बाकी सब भूल जाओ, ये फोकस कीपर है। और तीसरा हिस्सा मोटर कॉर्टेक्स हाथ को कमांड दे रहा है, इसे ठीक से लिखो, ये वर्कर है। कमाल है। तो मैनेजर, फोकस कीपर और वर्कर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, देखना, समझना और फिर लिखना। बिल्कुल। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो वो जानकारी सिर्फ पढ़ी या सुनी नहीं जाती, वो दिमाग में छप जाती है। इसे आप ज्ञान के लिए मसल मेमोरी बनाना कह सकते हैं। जैसे कोई गिटारिस्ट बार बार कॉर्ड्स बजाकर अपनी उंगलियों को सिखाता है, वैसे ही छात्र लिख लिख कर अपने दिमाग को सिखा रहा है।
आपने एकदम सही समझा। ये मोटर साइंस और न्यूरो साइंस का एक बहुत ही प्रैक्टिकल संगम है। ठीक है, अब मुझे समझ आया कि ये रटने से कैसे अलग है। तो अगर दिमाग इस तरह से काम करता है तो मदरबुक उसे बनाने के लिए कच्चा माल कैसे देती है? यहाँ पर डेफिनेशन स्पेक्ट्रम की बात आती है। ये क्या है? डेफिनेशन स्पेक्ट्रम ही मदरबुक का कंटेंट है। इसमें अलग अलग विषयों से सबसे जरूरी परिभाषाएं इकट्ठा की जाती हैं। और ये परिभाषाएं ज्ञान के मॉड्यूल्स की तरह हैं। हाँ, किसी भी विषय को समझने के लिए ये चाबियों का गुच्छा है। और इन्हीं परिभाषाओं से जुड़ा एक और नया शब्द है जेड। शोध कहता है कि ये ज्ञान बनाने की सबसे छोटी इकाई है, एक बिल्डिंग ब्लॉक। हाँ, ये आइडिया बहुत दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए कि ज्ञान का सबसे छोटा कण एक एटम, जैसे पानी H2O से बनता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से, वैसे ही हर कॉन्सेप्ट एक जेड से बनता है। ज्ञान का एटम, ठीक है। तो इस एटम के अंदर क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरह? लगभग वैसा ही। इसके दो हिस्से हैं। पहला उसका नाम, यानी नेमिंग एड्रेस, जैसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। और दूसरा उसकी सटीक परिभाषा, यानी वो क्या है और कैसे काम करता है, जिसे डेफिनेशन एड्रेस कहा गया है। जब ये दोनों चीजें दिमाग में एक साथ जुड़ जाती हैं, तब एक जीड पूरा होता है। तो यही ज्ञान की असली नींव है। बिल्कुल। जब आपके पास बहुत सारे जीड्स होते हैं, तब आप उन्हें जोड़कर बड़े और जटिल विचारों को समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी विषय के 100 सबसे जरूरी जीड्स पता है तो मैं उस विषय को काफी हद तक समझ सकता हूँ। सही बात है। और शोध में स्पेक्ट्रम 2000 या स्पेक्ट्रम 5000 जैसे शब्दों का भी जिक्र है। तो क्या इसका मतलब है कि एक छात्र के दिमाग में 5000 जीड या ज्ञान के एटम स्टोर करने की क्षमता है? जैसे किसी हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बच्चे के दिमाग की सीखने की कैपेसिटी का एक पैमाना है। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता है कि हार्ड ड्राइव में सिर्फ 5000 MB की जगह है, तो आप उसमें 10,000 MB का डेटा डालने की कोशिश नहीं करेंगे। सिस्टम क्रैश हो जाएगा। हाँ, तो बच्चे पर पढ़ाई का बोझ नहीं डालना है। इस पैमाने के आधार पर हम एक पूरे साल के कोर्स का साइज तय कर सकते हैं, ताकि वो बच्चे की दिमागी क्षमता के हिसाब से हो। इसे सीखना बोझ नहीं, बल्कि एक हासिल की जा सकने वाली चुनौती बन जाता है। बिल्कुल। ये पाठ्यक्रम को ज्यादा वैज्ञानिक और छात्र अनुकूल बनाने का एक तरीका है। ये तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आ रहा है। अगर किताबें सीधे दिमाग से बात कर सकती हैं, अगर छात्र खुद अपने ज्ञान का आर्किटेक्ट है, तो फिर टीचर का क्या काम? क्या उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है नहीं। टीचर की भूमिका खत्म नहीं होती, बल्कि और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बस वो बदल जाती है। बदल जाती हैं। वो अब सेज ऑन द स्टेज नहीं, बल्कि गाइड ऑन द साइड बन जाती है। गाइड ऑन द साइड? यस। सोचिए, एक जिम ट्रेनर, वो आपके लिए वजन नहीं उठाता, लेकिन वो आपको सही तकनीक बताता है, आपका फॉर्म चेक करता है, आपको मोटिवेट करता है। और ये सुनिश्चित करता है कि आप खुद को चोट ना पहुंचा लें। सही कहा। इस मॉडल में टीचर वही जिम ट्रेनर है। वो ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि सीखने के माहौल का डिजाइनर और सूत्रधार, यानी फैसिलिटेटर बन जाता है। तो क्लासरूम में वो क्या कर रहे होंगे लेक्चर देने के बजाय? वो क्लास में घूम रहे होंगे। वो देखेंगे कि कौन सा छात्र कहाँ अटक रहा है, उसे मदर बुक को नेविगेट करने में मदद करेंगे, उसके ब्रेन पेज बनाने की प्रक्रिया में उसका मार्गदर्शन करेंगे। वो एक कोच की तरह हो जाते हैं, जो हर खिलाड़ी पर व्यक्तिगत ध्यान देता है। और ये मॉडल सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है। इसमें माता पिता की भी एक अहम भूमिका बताई गई है। हाँ, शोध इस पर काफी जोर देता है। वो कहता है कि माता पिता घर पर एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर बन जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर? ये दिलचस्प है। मतलब वो ये कैसे चेक करेंगे कि बच्चे ने रटा है या सच में समझा है, खासकर तब जब वो खुद उस विषय के एक्सपर्ट न हो? यहीं पर परिभाषाओं की खूबसूरती है। आपको विषय का एक्सपर्ट होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बच्चे से पूछते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है, और वो बिना अटके उसे समझा पाता है, चाहे अपने शब्दों में ही, तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग में जीड बन चुका है। लेकिन अगर वो अटकता है, घबराता है या सिर्फ किताब की भाषा दोहराता है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि अभी गैप है। ये एक बहुत शक्तिशाली फीडबैक लूप है, जो सिर्फ स्कूल रिपोर्ट कार्ड के भरोसे नहीं छोड़ा गया। और जाहिर है, जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता उनकी पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, तो उनमें एक अलग ही तरह की प्रेरणा और जिम्मेदारी आती होगी। बिल्कुल। इसके कई फायदे हैं। पहला है पुनर्बलन,
यानी रीइंफोर्समेंट। जो क्लास में सीखा वो घर पे पक्का हो गया। दूसरा, गलतफहमियों को तुरंत दूर किया जा सकता है। सही बात है। तीसरा, बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है। और चौथा, माता पिता उन खास जगहों को पहचान सकते हैं जहां बच्चे को मदद की जरूरत है। इस तरह घर और स्कूल मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सीखने से बचना मुश्किल हो जाता है। ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लग रहा है, थ्योरी बहुत मजबूत है, लेकिन क्या ये असल में काम करता है? जब इस मेथड को आजमाया गया तो अध्ययन के मुख्य नतीजे क्या रहे? नतीजे काफी हैरान करने वाले और सकारात्मक थे। सबसे पहली बात जो सामने आई वो ये थी कि जिन छात्रों ने मदद बुक का इस्तेमाल किया उनमें आत्मनिर्देशन मतलब सेल्फ डायरेक्शन और फोकस का स्तर बहुत ज्यादा था। वो अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद ले रहे थे। हाँ, और वो जो परिभाषाओं को बार बार लिखने की बात थी उसका असर ये हुआ कि याददाश्त बहुत मजबूत हुई और जानकारी को याद करना यानी रिकॉल करना बेहद आसान हो गया। और जैसा हमने पहले बात की, हाथ से लिखने की क्रिया ने सीखने को और गहरा बना दिया। बिल्कुल, वो सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं रही बल्कि एक शारीरिक क्रिया भी बन गई जिससे ज्ञान दिमाग में और गहराई से बैठ गया। एक और बड़ी बात जो सामने आई वो ये थी कि टीचर पर निर्भरता में भारी कमी देखी गई। छात्र खुद से सीखने में सक्षम हो रहे थे, जो कि किसी भी शिक्षा प्रणाली का अंतिम लक्ष्य होता है। और इसका एक साइड इफेक्ट क्लासरूम के माहौल पर भी पड़ा, एक बहुत ही पॉजिटिव साइड इफेक्ट। इन ब्रेन पेज कक्षाओं में अनुशासन की समस्याएं कम थीं। छात्र कम भटकते थे क्योंकि वो निष्क्रिय रूप से सुन नहीं रहे थे बल्कि सक्रिय रूप से काम में लगे हुए थे। उनका दिमाग व्यस्त था। ये नतीजे तो बहुत प्रभावशाली लगते हैं, खासकर क्लासरूम के माहौल को लेकर। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो इसका हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या मतलब है? क्या हम ये कह रहे हैं कि हमें अपनी सारी टेक्स्ट बुक्स और पढ़ाने के तरीकों को बदल देना चाहिए? इसके निहितार्थ यानी इसके दूरगामी परिणाम काफी गहरे हैं। सबसे पहले ये पारंपरिक पाठ्यक्रम को फिर से डिजाइन करने की जरूरत पर जोर देता है। हमें ऐसे पाठ्यक्रम बनाने होंगे जिनमें मदर बुक जैसे मस्तिष्क आधारित उपकरणों को जगह मिले। और ये क्लासरूम मैनेजमेंट की पूरी धारणा को बदल सकता है ना? हाँ बिल्कुल। जब छात्र सीखने में लगे होते हैं तो उनका ध्यान स्वाभाविक रूप से नियंत्रित रहता है। क्या ये तरीका कुछ खास तरह के बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये मॉडल न्यूरो डाइवर्स लर्नर्स जैसे ADHD या डिसलेक्सिया वाले छात्रों के लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि उन्हें सीखने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट, संरचित और अनुमान लगाने योग्य ढांचा देता है। जानकारी टुकड़ों में और व्यवस्थित तरीके से आती है जो उनके दिमाग के लिए प्रोसेस करना आसान होता है। और जैसा हमने बात की, ये शिक्षकों की भूमिका को भी कम नहीं करता बल्कि उन्हें और सशक्त बनाता है। वे सिर्फ जानकारी देने वाले नहीं बल्कि सीखने के वास्तुकार बन जाते हैं। संक्षेप में कहें तो ये मॉडल शिक्षा को एक निष्क्रिय सुनने की प्रक्रिया से हटाकर एक सक्रिय, छात्र संचालित और दिमाग के अनुकूल भविष्य की ओर ले जाने का एक ठोस नक्शा देता है। तो आज हमने लर्नोग्राफी की दुनिया में सचमुच एक गहरी डुबकी लगाई। हमने मदर बुक की शक्ति को समझा, जो IKEA मैनुअल की तरह हमें ज्ञान खुद बनाने के लिए औजार देती है। हमने ब्रेन पेज को समझा, जो हमारे दिमाग में गूगल मैप्स की तरह बनता है, और जीड को, जो ज्ञान का एक एटम है। और इस शोध का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष यही है। ये कहता है कि मदर बुक महज एक किताब नहीं है, बल्कि ये सीखने का एक संज्ञानात्मक ढांचा है, एक कॉग्निटिव आर्किटेक्चर है। और ये हमें एक बहुत ही असहज लेकिन जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हाँ, कि यदि हमारे पास ऐसे उपकरण और तरीके हैं जो दिमाग के सीखने के प्राकृतिक तरीके के साथ तालमेल बिठा सकते हैं, तो हम आज भी सदियों पुरानी लेक्चर आधारित शिक्षण विधियों से क्यों चिपके हुए हैं? और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। ये शोध एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां सीखना एक ऐसी क्रिया है जो छात्र करते हैं, न कि कुछ ऐसा जो उनके साथ किया जाता है। विचार करने वाली बात यह है कि शिक्षा में असली क्रांति शायद नई तकनीक या बदले हुए पाठ्यक्रम में नहीं, बल्कि इस गहरी समझ में छिपी हो सकती है कि हमारा इंसानी दिमाग वास्तव में ज्ञान का निर्माण करता कैसे है।